नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 20 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण यानी सभी पेपर से यह ली गई खबरें हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह CHSL हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या दिल्ली पुलिस हो, CPO SI, UPSI, बिहार SI, राजस्थान पुलिस, इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में आज पहली खबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम डे, यानी पराक्रम दिवस अब हर साल मनाया जाएगा। दोस्तों तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एक महान क्रांतिकारी थे और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है इनके बारे में, इतिहास के छात्र बहुत अच्छे से और लगभग सभी लोग, हम लोग द डे इन हिस्ट्री में इनके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि इनके बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होंगी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब स्लोगन इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे हैं और 1939 में वह जो है त्यागपत्र दे करके फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। तो आइए उन्हीं से संबंधित देखते हैं कि भारत सरकार ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सम्मान दिया है, यानी महान स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हम लोग कब मना रहे हैं? 23 जनवरी को मना रहे हैं। तो इससे पहले भारत सरकार ने अब हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, को मनाने का फैसला किया है। और यह जानकारी किस मंत्रालय ने दी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो संस्कृति मंत्रालय। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह किस मंत्रालय ने? कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको बताया है। और इसको लेकर के गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अगुवाई खुद भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2-3 फैक्ट निकल कर आए। और दोस्तों ये जो 85 सदस्यों वाली कमेटी है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ पक्ष विपक्ष के वरिष्ठ नेता और नेताजी के परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत 23 जनवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक, ये भी ध्यान रखिएगा कहां से होगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से करेंगे। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में नेताजी की 125वीं जयंती के आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी। इसमें बहुत सारे राजनेताओं के अलावा लेखक, इतिहासकार, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिगेडियर RS चिकारा को, इतिहासकार और लेखिका पूर्वी राय, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, संगीतकार AR रहमान जो कि यह ऑस्कर विजेता रहे हैं, और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती तथा अभिनेत्री काजोल भी इस समिति में सदस्य हैं। अब बढ़ते हैं इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू ओपन इन केरला, अलपुजा। दोस्तों अलपुजा डिस्ट्रिक्ट है, भारत में अपनी तरह का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में अलपुजा में लॉन्च किया जाएगा, जो कि विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। यानी कि अभी तक जितने भी विश्व श्रम आंदोलन हुए हैं या भारत के जो श्रम आंदोलन हैं, उन सभी को इस म्यूजियम में रखा जाएगा। तो इससे संबंधित जानकारियां इस म्यूजियम में रखी जाएंगी। यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हैं दोस्तों। अलपुजा वैश्विक हाउस बोट पर्यटन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है और संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रों और दस्तावेजों में के माध्यम से यह प्रदर्शित करेगा। तो ये सीधे सीधे पूछ लेगा कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम
कहाँ स्थापित किया जाएगा या किस राज्य में? तो इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर पहले से चली आ रही बॉम्बे कंपनी द्वारा संचालित न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लेबर मूवमेंट म्यूजियम में बदल दिया गया है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, बिहार स्टेट फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव इसका नाम दिया गया है, यानी बिहार राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि भाजपा समर्थित हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, बिहार स्पीसीएस वालों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अदर लोगों के लिए भी सीधे पूछ लेगा कि यह बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है। तो इस राज्य का जो पहला पक्षी महोत्सव है उसका नाम क्या दिया गया है? कलरव। तो इसका उद्घाटन किसने किया? वहां के मुख्यमंत्री ने किया। और दोस्तों यह 15 से 17 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था और यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। तो यह भी खबर ध्यान रखेंगे, वन लाइनर। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अमित शाह टू लॉन्च आयुष्मान हेल्थ केयर स्कीम फॉर CAPF इन आसाम ऑन 23 जनवरी। दोस्तों भारत सरकार ने ये चूंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, अब इसको हमारे देश के जो सेना अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करेंगे हमारे देश के गृह मंत्री। कब से? 23 जनवरी को। कहां से शुरू करेंगे? आसाम से करेंगे। तो देखिए 2-3 पॉइंट निकल करके आया। और 23 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान बलों के प्रमुखों, एक उपअधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे कि CRPF, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ITBP और SSB सीमा सुरक्षा बल के अलावा NSG और असम राइफल के एक जवान को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। इन केंद्रीय बलों में लगभग कितने 10 लाख जवान हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये लोग हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड VIP सिक्योरिटी के लिए ये लोग तैनात रहते हैं। तो भारत सरकार ने इनके लिए हेल्थ कार्ड इसके तहत, इस योजना के तहत इनको लाया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें यह योजना 2018 में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की थी। और यह योजना माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करती है। और वर्तमान में दोस्तों 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार यानी 53 करोड़ लाभार्थी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इसके तहत आपातकालीन चिकित्सा सहित कई स्वास्थ्य सेवाएं इसमें शामिल हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी में यह योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। तो यह भी खबर काफी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 1.5 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन डिस्पैच टू थिम्पू इन भूटान। दोस्तों थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी है। भूटान कहाँ है? हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही खुशहाल देश है क्योंकि नेचर के नजदीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है? नेपाल है, ये क्या है? भूटान है। अब भूटान को भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम कर रहा है, पश्चिम बंगाल कर रहा है, असम कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से 4 राज्य को स्पर्श करता है भूटान। इसकी राजधानी थिम्पू है और यहाँ की जो मुद्रा है उसको गैल्ट्रुम कहा जाता है, TGALTRUM, गैल्ट्रुम कहते हैं दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। हम लोग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को देखते हुए सबसे पहले जो कोविशील्ड की खेप पहुंची है वह भूटान के थिम्पू में, ये देख रहे हैं स्पाइस जेट ले जा रहा है। तो आज से भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को वैक्सीन आपूर्ति शुरू कर दी है। और सबसे पहले भूटान को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोजेस भेजे गए।
और यह सीरम इंस्टीट्यूट की यह वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भूटान के थिम्पू हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। तो इस तरह से आज पहुंच गई भूटान में यह डोज, और भूटान पहला ऐसा देश बन गया है जो भारत की तरफ से गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिलेगी। इसी तरह भूटान के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों को भारत की ओर से वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। भारत को कई पड़ोसी देशों से भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए अनुरोध आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहां भी हम लोग इस खेप को भेजेंगे। तो इस तरह से भारत और भूटान के बीच एक अटूट रिश्ता है। इसके मद्देनजर भारत ने कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में हर जरूरी सामान की सप्लाई को सुनिश्चित किया था। अब तक भारत 2.8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की दवाइयां, मेडिकल सप्लाई, पैरासीटामॉल, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये दवा खूब चर्चा में रही है, पीपीई किट, N95 मास्क, एक्सरे मशीनें, टेस्ट किट मुहैया भारत ने कराया। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत एक गार्जियन के रूप में दक्षिण एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है दोस्तों। तो इस तरह से सार्क देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश हमारा भारत ही है, इसलिए पड़ोसी देशों को फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत यह वैक्सीन अब मुहैया करा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत एक लीडर के रूप में उभरेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, नीदरलैंड गवर्नमेंट रिजाइन ओवर चाइल्ड बेनिफिट स्कैंडल। दोस्तों, डच प्रधानमंत्री, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तो उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले की उनके ऊपर आंच आई, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो रूटे सरकार, वहां पर सरकार कौन है? मार्क रूटे वहां के प्रधानमंत्री हैं, और हालांकि 2021 मार्च में संसदीय चुनाव तक वह कार्यवाहक भूमिका में रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस्तीफे से रूटे के पद पर एक दशक, जो कह सकते हैं, पद पर एक समाप्त हो जाता है। हालांकि उनकी पार्टी को चुनाव जीतने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अगली सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए पहली कतार में खड़ा होना पड़ेगा। यदि वह एक नया गठबंधन बनाने में सफल हो जाते हैं तो रूटे सबसे अधिक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कहाँ के? नीदरलैंड के। और थोड़ा सा नीदरलैंड देख लीजिए, इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं, अब कार्यवाहक हैं। यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। यहाँ कैरेबियन लोग भी रहते हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, तो यूएस डॉलर कैरेबियन लोगों के लिए यूज होती है, और सब लोग यूरो ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में दिया है, ये देख सकते हैं, उत्तरी सागर यानी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। इधर यह जर्मनी को स्पर्श कर रहा है, इधर बेल्जियम को स्पर्श कर रहा है, और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, यहीं पर द हेग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, यानी समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। यह आप देख सकते हैं, कैंसर केयर पॉयनियर नो मोर, यानी देश में कैंसर देखभाल में अग्रणी और अड्यार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष वी शांता ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है दोस्तों। तो विश्वनाथन शांता, यानी इनका जन्म 1927 में हुआ था, और 19 जनवरी 2021 में इनका निधन हुआ है। एक भारतीय ओंकोलॉजिस्ट एंड अड्यार कैंसर संस्थान चेन्नई की अध्यक्ष थी। वह अपने देश में सभी रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती कैंसर उपचार सुलभ बनाने की दिशा में अपने प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं दोस्तों, यह जैसे मैक्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, पद्म श्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, और साथ साथ दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, यानी जैसे नागरिक सम्मान में सबसे पहला भारत रत्न है, फिर विभूषण है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण है, ध्यान रखिएगा, और सबसे लास्ट में आता है पद्म श्री। तो ये चारों अवार्ड में यह 3 अवार्ड यह पा चुकी हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं, जोसेफ बाइडेन पिक्स इंडियन अमेरिकन रोहित चोपड़ा टू लीड के वॉल स्ट्रीट वॉच डॉग। दोस्तों की जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि आज 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन हो गए हैं, और उनकी इस जो कैबिनेट कह सकते हैं, उनके मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भारतीयों को रखा जा रहा है। कम से कम 20 से अधिक भारतीय इनके साथ विभिन्न कह सकते हैं मंत्रालयों में
अच्छे पदों पर इनको नियुक्त किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत यानी कि हर छठा व्यक्ति, यानी विश्व में भारत की जनसंख्या क्या है, दूसरा स्थान है, तो विश्व में हर छठा व्यक्ति भारतीय है और भारतीय जहां है वहां अपना परचम लहरा रहे हैं। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्त संरक्षण ब्यूरो का प्रमुख नामित किया है। यदि बाइडेन की इस प्रस्ताव पर सीनेट ने मोहर लगा दी तो चोपड़ा कैथलीन क्रीनिंगर के स्थान पर ब्यूरो के निदेशक बनेंगे और यह ब्यूरो उपभोक्ता के वित्तीय हितों का संरक्षण करता है दोस्तों। और दोस्तों जो चोपड़ा साहब हैं अभी संघीय व्यापार आयोग में एक आयुक्त भी हैं। उन्होंने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देने की सक्रिय रूप से वकालत की है। चोपड़ा इससे पहले उपभोक्ता वित्त संरक्षण ब्यूरो के सहायक निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड टू स्टार्टअप काउंसिल। दोस्तों सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में 28 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है, जिसमें हमारी कोचिंग के भी जो मुख्य कह सकते हैं कार्यकारी अधिकारी हैं बाइजू रविंद्रन, यानी बाइजू रविंद्रन को भी इसका सदस्य बनाया गया है। ओला कैब्स के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल, कलारी कैपिटल के प्रबंध निदेशक वाणी डोला, सॉफ्ट बैंक इंडिया के प्रमुख मनोज कोहली, ये सब व्यक्तित्व हैं, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह से वाणिज्य और आंतरिक व्यापार विभाग ने, यानी इसको क्या कहेंगे, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने 2021 जनवरी 2020 को इस परिषद का गठन किया था। इससे क्या होगा, नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था। तो इस तरह से ये जो 28 गैर आधिकारिक सदस्य हैं ये सब भी इसमें सलाह देंगे कि कैसे और इसको और इनोवेटिव बनाया जाए। दोस्तों वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके अध्यक्ष होंगे, तो यानी वाणिज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होगा और गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। अन्य सदस्यों में जैसे जेस्ट मनी के CEO लिजी चैपमैन, अर्बन कंपनी के सह संस्थापक अभिराज सिंह भील, इसी तरह से एक्सिलोर वेंचर के क्रिस गोपाल कृष्णन और इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन से रेणुका रामनाथ, CII के उदय कोटक और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उदय शंकर भी शामिल हैं। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। और क्या है, यह सार्वजनिक संगठनों में सुधार, सृजन को बढ़ावा, संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवाचार को सम्मिलित करने में सार्वजनिक संगठनों की मदद, विनियामक, अनुपालन और लागत को कम करते हुए व्यापार शुरू करने, संचालित करने, विकसित करने, व्यापार बंद करने को आसान बनाने के लिए इसमें सुझाव दिया जाएगा। तो यह इसी का उद्देश्य है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें एवं पुरस्कारों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचंद्र गुहा बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं। लेटेस्ट बुक, अभी इनकी नई बुक आई है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक सीधे पूछ लेगा इसके लेखक कौन है। इस महीने टाटा लिटरेचर लाइव में वस्तुतः शुरू होगी। उनकी नवीनतम पुस्तक खेल के प्रति उनके घृणित प्रेम के साथ उनके जीवन का रस निकालती है और यह बातचीत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचकारी टेस्ट श्रृंखला के साथ बेहतर समय पर नहीं आ सकी, जो कि चल रहा था, यही पहले आ जाती तो। और हालांकि यह टेस्ट श्रृंखला में हम लोग जीत दर्ज कर चुके हैं, हमारी टीम ने जो है यह महत्वपूर्ण मैच को जीता है। और इस तरह से इसका जो सार है पुस्तक का यहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है गुहा ने अपने व्यक्तिगत खाते में खेल से जोड़ते हुए बताया है कि जब वह देहरादून में बड़े हो रहे थे तो उसी समय खेल शुरू किया गया था। कॉलेज में दिन बेहतरीन भारतीय और विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ BCCI का हिस्सा बनने के लिए। तो इसमें ये सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है इस किताब में, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। टीम इंडिया अनाउंस फॉर फर्स्ट 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत इंग्लैंड से मैच खेलेगा और इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच होंगे दोस्तों। तो 2 टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा हुई है।
5 T20 मैच होंगे और 3 वनडे मैच होंगे। तो सबसे पहले टेस्ट मैच होगा, तो टेस्ट मैच के बाद यह T20, फिर आखिरी में वनडे मैच खेले जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज की शुरुआत कब हो रही है? 5 फरवरी से हो रही है और पहला दूसरा मैच दोनों कहाँ होगा? चेन्नई में होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर तीसरा और चौथा 28 फरवरी तथा 4 मार्च से शुरू होगा, वह अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम सुना होगा दोस्तों, तो वहां पर होगा। और इस तरह से पहले 2 टेस्ट के लिए जो हमारे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली कप्तान हैं, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा भी चोटिल हुए थे, फिर से वापस आ गए हैं, मोहम्मद सिराज, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इनका ऑस्ट्रेलिया में। इनके पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी वह क्रिकेट मैदान पर जमे रहे। और ऑस्ट्रेलियाई लोग तो जानते ही हैं वो लोग किस प्रकार की भद्द टिप्पणी किए थे, उसके बावजूद भी मोहम्मद सिराज ने देश का सिर ऊंचा किया। तो इस तरह से शार्दुल ठाकुर, अश्विन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है। इस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट सीरीज के 5 नेट बॉलर का भी चयन किया है और 5 खिलाड़ियों को स्टैंड बाई में भी रखा है। तो इसमें नेट बॉलर में अंकित राजपूत, आवेश खान, संदीप वारियर, कृष्णप्पा गौतम और सौरभ कुमार हैं, जबकि स्टैंड बाई में केएल भरत, अभिमन्यु ईश्वरन, शाहबाज नदीम, राहुल चाहर, प्रियंक पांचाल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रवींद्र जडेजा चोटिल हो गए थे, तो इस समय बाहर उनको किया गया है अभी कुछ दिनों के लिए। तो यह हमारी टीम है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बे, गल्फ। आप लोग देखते होंगे बे ऑफ बंगाल लिखा रहता है, गल्फ ऑफ खंभात लिखा रहता है, इसमें अंतर क्या है? तो दोस्तों 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। अब इसी में क्या है कि जो बड़ी खाड़ियां होती हैं उन्हें हम बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। और सकरी जो छोटी होती हैं उन्हें हम गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंभात। याद हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि सबसे पहली जो बे है, बैक बे। अब सीधे पूछ लेगा कहाँ अवस्थित है, तो बैक बे मुंबई शहर के तट से दूर दक्षिण में स्थित एक वाटर बॉडी है और अरब सागर में मिलती है। अब देखिए ये तो हमने बोल दिया, अब इसको आइए मानचित्र में देखते हैं तो और आसान हो जाएगा। यहां पर आप देखिए ये लिखा है ना मुंबई में बैक बे, और यहीं पर ऊपर एक माहिम बे है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये एक एक करके, अब फिर उसके बाद दूसरा क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी यहां पर देख रहे हैं। तो यह गुजरात के कच्छ जिले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक विवाद सुना होगा, दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो यह कच्छ की खाड़ी, अब आइए मानचित्र में देखते हैं कहाँ है। तो यह कच्छ की खाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, ये अंदर घुसा हुआ देख रहे हैं, सकरा है, तो यह गल्फ ऑफ कच्छ हुआ। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, दूसरा है गल्फ ऑफ खंभात। दोस्तों खंभात की खाड़ी याद हो तो हमने बताया था, यहाँ पर साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती, ये चारों नदियां गिरती हैं। तो खंभात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। आइए मानचित्र में देखते हैं, तो ये है गल्फ ऑफ खंभात। यहीं पर साबरमती नदी, यहीं पर माही नदी, ये जो है 2 बार काटती है, फिर नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियां गिरती हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, अगला है गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी यह भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। आइए मानचित्र में देखते हैं इसको। यहाँ पर भी कह सकते हैं, ये यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है ना, यहाँ नीचे श्रीलंका हो जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अगला है पाक बे, पाक की खाड़ी। देखिए PALK लिखा रहता है, पाक जल संधि भी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक की खाड़ी। तो यह जो है यहाँ पर आइए मानचित्र में देखते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, गल्फ ऑफ मन्नार के उत्तर में है। मान लीजिए उत्तर से दक्षिण लगाने को आए तो लगा दीजिएगा, पाक बे ऊपर है और दक्षिण में गल्फ ऑफ मन्नार है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद पाक बे के बाद माहिम बे, ये भी बैक बे के ऊपर ही है। यानी माहिम खाड़ी एक खाड़ी है जो मुंबई भारत में अरब सागर का हिस्सा है। दक्षिणी छोर वर्ली और उत्तरी छोर बांद्रा रिक्लेमेशन है और माहिम केंद्र भी है। तो ये मानचित्र में आपको दिखाते हैं, ये बैक बे है, यहीं पर माहिम है। याद रखना, अपने हाथ से पेंसिल से बना लेना, माहिम बे याद रखेंगे। अब इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुकी टोला खाड़ी,
यानी हुकीटोला बे इसको कहते हैं, या इसको बे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुकीटोला खाड़ी और हुकीटोला द्वीप भी है। तो भारत के उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के उत्तर में स्थित है। महानदी कहाँ गिरती है? उड़ीसा में ही ना, कटक शहर इसी नदी के किनारे बसता है कि नहीं। तो द्वीप का निर्माण गाद के जमाव से हुआ है। आइए मानचित्र में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं इसको। तो यह जो है हुकीटोला बे, यहीं पर ऐसे लिख लीजिए और इसको यहीं पर लिख सकते हैं कि हुकीटोला बे यहीं स्थित है। HUKITOLA हुकीटोला बे कहाँ है? उड़ीसा, यही महानदी गिरती है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं उसके बाद बे ऑफ बंगाल, जो सबसे बड़ा जल राशि है। तो इसीलिए देखा ना, इसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, जो भारत के पश्चिम, यानी अब देखिए सागर की बात है ना, यहाँ पे आपको लगेगा कि पूरब में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मानचित्र में देखिए, यहाँ पर तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो इसके पश्चिम में ही तो है भारत का तटीय क्षेत्र, इसके पूरब में क्या है? ये थाईलैंड का। तो इस तरह से देख सकते हैं, तीन ओर से घिरा हुआ है। इधर भारत है, श्रीलंका को भी थोड़ा सा इसका भाग टच करता है, इधर इंडोनेशिया, सुमात्रा, इधर थाईलैंड और म्यांमार, बांग्लादेश ऊपर स्थित है। तो यह बे ऑफ बंगाल है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हालांकि हमने बे और गल्फ सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। आशा करता हूं कि आज का भी यह क्लास आपको अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोग कल खुशी में थोड़ा भावुक हो गए और एक आध दो लोगों ने गलतियां की। नाम तो मैं लेता नहीं हूं, आप लोग जैसा कि जानते हैं। ऋषभ पंत नहीं होंगे। ऋषभ पंत दोस्तों मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पैट कमिंस थे। ये ध्यान रखिएगा। कई लोग गलती, और एक कोशिश किया करिए, जैसे आप लोग ABCD लिख देते हैं, जैसे मैक्सिमम बच्चों ने तो लिखा है, जैसे चेन्नई, मुंबई टेरर अटैक, कहाँ इस तरह से आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे तो और आसान हो जाता है दोस्तों। तो आज उत्तर देने वालों में बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है सबने, बस एक दो गलतियां किया है। जैसे एक ऋषभ पंत में गलत हुआ है, एक जो रवि गायकवाड़ की जगह लक्ष्मण एक आध लोगों ने लगा दिया, और सब ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के इस उत्तर देने के क्रम में। तो आज उत्तर देने वालों में है राम बहादुर, मुस्कान, हारून शेख, रेशी नासिर, भक्त काफी दिन बाद आए हैं, शुभम रघुवंशी, विश्वजीत कुशवाहा, सैयद सबीर हुसैन, अंजनी कुमार मिश्रा, नीरज हिमता, बहात यूनिस, क्विजपुर सरकारी एग्जाम मैथ, मनु शर्मा, केदारनाथ राणा, सुकन्या जेना, विशाल सिंह, और इसमें खेतेश मंसूरिया, SK, सुकेश कुमार चौरसिया, अश्विन प्रभा, अभिषेक आंचवाले, अभिषेक यादव, सौरभ चौधरी और सूरज उपाध्याय, शशांक त्रिपाठी और मुस्कान हारून शेख जैसा कि कमेंट और आंसर दोनों दिए। तो इस तरह से आज बहुत सारे लोगों ने उत्तर और कमेंट किया है। आशा करता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर और कमेंट करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? पराक्रम दिवस, प्रेम दिवस, साहस दिवस या विजेता दिवस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? इन विच स्टेट विल बी द फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बी लॉन्च्ड इन इंडिया? केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया, जो कि किस राज्य में है? झारखंड में है यह बर्ड सेंचुरी, कि बिहार में है, कि उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी किस वर्ष हुई थी? 2017, 18, 19 या 2020? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस पड़ोसी देश को कोरोना वैक्सीन दी है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? रोटरडम, एम्स्टर्डम, हेग या अर्नहेम? ये चारों शहर दोस्तों नीदरलैंड में ही अवस्थित हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन शांता का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? ये ध्यान रखिएगा, कई जगह आप लोग जल्दबाजी में नहीं देखते हैं और आंसर लगा के चले जाते हैं। तो पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, भारत रत्न मिला है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं मिला है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर या स्मृति ईरानी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली, रामचंद्र गुहा, हर्ष भोगले या सुनील गावस्कर। और अंतिम प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही आसान, हुकीटोला खाड़ी या हुकीटोला बे कहां अवस्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 10 प्रश्न के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा और बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, इसी क्रम को आप लोग बनाए रखें। और दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।